हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं, आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही हैं। आज हम करेंगे आईसीएसई बोर्ड क्लास 7 ज्योग्राफी। चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा था वेदर एंड क्लाइमेट, जिसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। लास्ट पार्ट में हमने विंड स्पीड एंड डायरेक्शन वाला टॉपिक कंप्लीट किया था। ठीक है, आज हमें स्टार्ट करना है ह्यूमिडिटी से। क्या ह्यूमिडिटी आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे चैनल पर बहुत सारा कंटेंट, अलग अलग सब्जेक्ट्स आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हिस्ट्री, सिविक्स। ये सभी चैप्टर्स हमारे बुक्स कंप्लीट हो चुकी हैं एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन आंसर्स के साथ। और आपको इनके सभी के नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और आपको कुछ भी डाउट है तो आप हम वहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो बच्चे अदर नेक्स्ट ईयर 7th में आने वाले हैं अब, तो उन्हें भी आप शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी बेनिफिट्स मिल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ह्यूमिडिटी से। एयर हैज़ अ सर्टेन कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। एयर की ना एक सर्टेन कैपेसिटी होती है कि वो एक गिवन टेम्परेचर पे वाटर वेपर्स को होल्ड करके रख सकती है, पकड़ के रख सकती है। दिस कैपेसिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब ये जो कैपेसिटी होती है ना एयर की, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। ह्यूमिडिटी जो होती है एयर की ह्यूमिडिटी क्या होती है? एयर में जितना वाटर वेपर का अमाउंट प्रेजेंट है ना, उसको ना उसका जो मेजर होता है, कितना प्रेजेंट है एयर में, कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, उस अमाउंट को हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। वी कैन मेजर ह्यूमिडिटी इन 2 वेज। ये जो ह्यूमिडिटी होती है इसे हम 2 तरीके से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। पहला इसमें तरीका है आपका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। क्या? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर इज कॉल्ड इट्स एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर में, ठीक है, यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। वाटर वेपर का जो अमाउंट होता है उसे हम जनरली ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं। एंड वॉल्यूम ऑफ एयर, और एयर का जो वॉल्यूम लिया जाता है वो 1 क्यूबिक मीटर लिया जाता है, क्योंकि यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर बोल रहे हैं, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो क्यूबिक की बात होती है ना। यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर यानी कि क्यूबिक मीटर। यूनिट मीन्स 1, वॉल्यूम मीन्स क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब हो गया। ठीक है, और जो आपका वाटर वेपर को हम मेज़र करते हैं वो ग्राम्स में मेज़र करते हैं। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एग्जाम्पल के रूप में आपको क्या दिया हुआ है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ऑन अ पर्टिकुलर डे मे बी 10 ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर ऑफ एयर। किसी भी दिन पे, एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है, किसी भी दिन पे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो होती है वो मे बी क्या हो सकती है आपके 10 ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर ऑफ एयर हो सकती है। या 10 ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर यानी कि 10 ग्राम्स यानी कितना वाटर वेपर है, 10 ग्राम वाटर वेपर है, और पर क्यूबिक मीटर्स में। हाउएवर दिस मेजर इज़ नॉट जनरली यूज्ड। बट क्या होता है, ये मेजर को यूज़ नहीं किया जाता बिकॉज इट डज नॉट टेल अस हाउ मच वाटर वेपर इन द एयर कैन होल्ड एट द सेम टेम्परेचर। इस मेजर को यूज़ नहीं किया जाता है। कौन से मेजर को? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के मेजर को नहीं यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये जो मेजरमेंट का तरीका है ना, ये जो ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है, ये हमें ये नहीं बता सकती कि कितना ज़्यादा वाटर वेपर एयर होल्ड कर सकती है उस टेम्परेचर पे। ठीक है, ये चीज़ हमें एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी से नहीं पता पड़ती है, तो इसलिए इस मेथड का यूज़ नहीं किया जाता है। फिर दूसरा तरीका ह्यूमिडिटी मेज़र करने का है आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्या? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को आप शॉर्ट में RH भी लिख सकते हैं। इट इज़ द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर दैट द सेम वॉल्यूम ऑफ एयर कैन होल्ड एट दैट टेम्परेचर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी रेशियो होता है एक, ठीक है, यानी कि इसमें कोई यूनिट नहीं आएगी। जहाँ भी अगर आपके रेशियो की बात हो रही है तो रेशियो अगर है तो वो यूनिट लेस होता है, कोई भी यूनिट उसकी नहीं होती है। जहाँ भी है, चाहे मैथ्स में बात हो रही है, किसी और सब्जेक्ट में बात हो रही है, तो रेशियो की बात हो रही है तो यूनिट लेस होता है, उसकी रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी रेशियो होता है किस किस का? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। क्या? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, किसी भी वॉल्यूम ऑफ एयर में, जो भी आपको वॉल्यूम ऑफ एयर का अमाउंट दिया हुआ है उसमें अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कितना होल्ड है, कितना वो प्रेजेंट है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, वो किससे होता है? उसका मैक्सिमम अमाउंट। ठीक है, ये तो अमाउंट हो गया नॉर्मल अमाउंट, और मैक्सिमम अमाउंट से होता है। वही चीज़ का
मैक्सिमम अमाउंट से होता है, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर दैट द सेम वॉल्यूम ऑफ एयर कैन होल्ड एट दैट टेम्परेचर, इसे हम बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज, इसे हम परसेंटेज के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी परसेंटेज के रूप में एक्सप्रेस करनी होती है। सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी मे बी एक्सप्रेस्ड एज फॉलोस। ये जो आपने इतनी बड़ी डेफिनेशन पढ़ी है ना, पिंक कलर में जो लिख रही है, इसे आप शॉर्ट फॉर्म में यहाँ ऐसे लिख सकते हो, कैसे? रिलेटिव ह्यूमिडिटी की इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर एट अ गिवन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर दैट वेपर द सेम वॉल्यूम ऑफ एयर कैन होल्ड एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ एयर है वही वॉल्यूम ऑफ एयर यहाँ पर आएगा और वही टेम्परेचर आपका यहाँ पर आएगा। तो आपको डिफरेंस किस चीज़ का है? यहाँ ऊपर होता है आपका अमाउंट ऑफ वाटर वेपर और यहाँ पर होता है मैक्सिमम कितना एवरेज जो होता है, ठीक है, वो आएगा इनटू 100। इसलिए क्या है? क्योंकि आप यहाँ पर इसे परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हो, ठीक है। सपोज एट अ गिवन टेम्परेचर, कोई भी आपको एक टेम्परेचर दिया हुआ है, अ पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ एयर, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ एयर है विच कैन होल्ड अ मैक्सिमम ऑफ 25 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर, जो होल्ड कर सकता है कितना? मैक्सिमम 25 ग्राम्स। मैक्सिमम दे दिया है आपको, ध्यान से पढ़ना। बट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन दैट वॉल्यूम ऑफ एयर इज 20 ग्राम्स, लेकिन उसमें जो वाटर वेपर का अमाउंट प्रेजेंट है वो कितना है? 20 ग्राम्स प्रेजेंट है, ठीक है। मैक्सिमम 25 है, नॉर्मल कितना है? 20 प्रेजेंट है। सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो गई एयर की? 20 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100, वही परसेंट वाला, ठीक है। तो कितना आ गया आपका? 80%। दिस मीन्स दैट, इसका मीनिंग क्या हो गया? दैट एयर होल्ड्स 80% ऑफ वाटर वेपर इट इज़ कैपेबल ऑफ होल्डिंग एट दैट टेम्परेचर। इसका 80% का मीनिंग क्या हो गया? कि एयर में 80% ऑफ वाटर वेपर है, ठीक है, जो वो होल्ड कर सकती है उस टेम्परेचर पे। समझ में आ रहा है? एयर में, एयर जो है वो 80% वाटर वेपर होल्ड कर सकती है उस टेम्परेचर पे ऑन अ हॉट डे। अगर एक बहुत गर्म दिन है विद हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जिसमें हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, वेदर विल बी सल्ट्री। वेदर कैसा होगा? सल्ट्री हो, ठीक है। सल्ट्री मीन्स होता है हॉट एंड अनकंफर्टेबल, ठीक है, उमस भरा जैसे बोलते हैं। दिस इज बिकॉज वो जब हॉट डे होगा, ठीक है, जिसमें हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, तो वेदर कैसा होगा आपका? हॉट एंड अनकंफर्टेबल मीन्स सल्ट्री होगा। इसका ऐसा इसलिए होता है बिकॉज वी शैल स्वेट अ लॉट, कि ऐसा इसलिए होता है कि हमें पसीना तो बहुत आ रहा है, स्वेटिंग बहुत हो रही है, बट स्वेट विल नॉट इजीली चेंज टू वेपर। लेकिन स्वेट जो है वो इजीली वेपर में चेंज नहीं होगा। व्हेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर एट अ गिवन टेम्परेचर इज 100%, लेकिन अगर ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो 100% हो जाती है अगर, तो एयर कैन नॉट होल्ड एनी मोर वाटर वेपर एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो एयर जो है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ज़्यादा वाटर वेपर्स होल्ड नहीं कर पाएगी अगर वो ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है। ओके, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ हाइग्रोमीटर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है उसे हम मेजर कर सकते हैं हाइग्रोमीटर की हेल्प से। कॉमनली यूज फॉर्म ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 थर्मोमीटर्स। कॉमनली यूज्ड फॉर्म ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, हाइग्रोमीटर का कॉमनली यूज फॉर्म कौन सा है? इसमें 2 थर्मोमीटर्स होते हैं। ये जो हाइग्रोमीटर है इसमें 2 थर्मोमीटर्स होते हैं। एक होता है आपका ऑर्डिनरी थर्मोमीटर जिसे हम ड्राई बल्ब थर्मोमीटर बोलते हैं, और दूसरा होता है जिसे हम बोलते हैं वेट बल्ब थर्मोमीटर। वेट बल्ब थर्मोमीटर में एक पीस होता है वेट क्लॉथ का, ठीक है, वेट क्लॉथ, गीले कपड़े का एक पीस होता है जिसे उसके बल्ब पे, जैसे ये आपका पूरा थर्मोमीटर होता है, नीचे एक बल्ब होता है ना इस टाइप का, तो उस बल्ब पे उस कपड़े को रैप कर देते हैं। इफ़ रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ सराउंडिंग एयर इज़ लो, अगर आसपास की एयर की जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो लो होगी, सो वाटर फ्रॉम द वेट क्लॉथ का जो वाटर है क्विकली चेंजेस, वो क्विकली चेंज हो जाएगा। किस चीज़ में चेंज हो जाएगा? वो टू वेपर, ठीक है। अगर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो लो होगी आसपास के एरिया की, तो वो जो वेट क्लॉथ होगा ना उस वेट बल्ब वाले थर्मोमीटर में, वो क्विकली सूख जाएगा, वो वेपर्स में क्विकली कन्वर्ट हो जाएगा। एंड टेम्परेचर शोन बाय द वेट बल्ब थर्मोमीटर ड्रॉप्स, और वेट बल्ब थर्मोमीटर जो टेम्परेचर शो करेगा वो ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। सो देयर इज़ अ कंसिडरेबल डिफरेंस बिटवीन रीडिंग्स ऑफ 2 थर्मोमीटर्स, इसलिए दोनों थर्मोमीटर की रीडिंग में डिफरेंस आता है थोड़ा सा। इफ़ ऑन दी अदर हैंड, लेकिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है एयर की वो हाई है, नॉट मच वाटर चेंजेस टू वेपर, ज़्यादा वाटर वेपर्स जो होंगे वो वाटर जो होगा वो वेपर में चेंज नहीं होगा। कौन सा वाटर? जो वेट बल्ब वाले थर्मोमीटर पे लगा हुआ है। एंड टेम्परेचर डिफरेंस जो आएगा दोनों थर्मोमीटर्स का वो स्मॉल आएगा। ओके, समझ में आया वेट बल्ब वो उस हाइग्रोमीटर से कैसे मेज़र किया जाता है? यहाँ पर देखिए आपको दिखाया हुआ है हाइग्रोमीटर, इसमें वेट एंड ड्राई बल्ब थर्मोमीटर होता है जिससे रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर करी जाती है। ये तो आपका ड्राई लिख रहा है इधर, ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपका ड्राई लिख रहा है और यहाँ पर लिख रहा है वेट थर्मोमीटर, ठीक है।
ये वेट किया हुआ है ना, बल्ब पर गीला क्लॉथ है और यहाँ पर ये पानी में थोड़ा सा डिप किया हुआ है ताकि उसे पानी मिलता रहे। तो वो जो सभी प्रोसेस होगी जो आपको बताई अभी, ठीक है। वन कैन फाइंड द एक्चुअल रिलेटिव ह्यूमिडिटी फ्रॉम अ टेबल विच गिव्स द वैल्यू ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट अ गिवन टेम्परेचर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग्स ऑफ द टू थर्मोमीटर्स। कोई भी पर्सन है वो एक्चुअल रिलेटिव ह्यूमिडिटी फाइंड आउट कर सकता है एक टेबल से। वो टेबल दी जाती है जिसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी की किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू दी जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ह्यूमिडिटी के बारे में। अब हम पढ़ते हैं प्रेसिपिटेशन के बारे में। ये सभी एलिमेंट्स चल रहे हैं आपके वेदर के, याद है ना, एलिमेंट्स हम पढ़ रहे हैं। तो ये नेक्स्ट एलिमेंट है आपका वेदर का, क्या, प्रेसिपिटेशन। क्या चीज़, प्रेसिपिटेशन। यू नो दैट, आपको पता है वार्म एयर कैन होल्ड मोर वाटर वेपर देन कोल्ड एयर कैन। वार्म एयर जो है अगर गर्म हवा होगी तो वो ज़्यादा वाटर वेपर्स को होल्ड कर सकती है एज़ कम्पेयर टू कोल्ड एयर। एज वार्म एयर राइजेज, जैसे जैसे वार्म एयर राइज करती है, इट कूल्स डाउन, वो ठंडी होती है, एंड कैन नो लॉन्गर होल्ड ऑल द वाटर वेपर इट इज़ कैरिंग। अगर जैसे जैसे गर्म वार्म एयर राइज करेगी वो थोड़ी ठंडी हो जाएगी, जैसे जैसे ऊपर उठेगी ना वार्म एयर वो थोड़ी ठंडी हो जाएगी। ठंडी हो जाएगी तो क्या होगा, वो ज़्यादा वाटर वेपर्स को होल्ड नहीं कर पाएगी ज़्यादा टाइम के लिए। एक्सेस वेपर देन कंडेंसेस इनटू टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, फिर वो जो उन वाटर वेपर्स को होल्ड नहीं कर पाएगी एयर, तो वो जो एक्स्ट्रा वाटर वेपर्स होते हैं वो कंडेंस होकर छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं वाटर के, ठीक है, जैसे हम ओस की बूंद बोलते हैं ना, ऐसे। इफ़ टेम्परेचर इज़ लो इनफ, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, दी वेपर में चेंज इनटू टिनी क्रिस्टल्स ऑफ आइस, जो वेपर है वो उसके छोटी छोटी क्रिस्टल्स बन जाते हैं आइस के। दीज ड्रॉपलेट्स और क्रिस्टल्स, ये जो ड्रॉप्स होती हैं या क्रिस्टल्स बन जाते हैं अगर, वो इतने लाइट होते हैं दैट दे फ्लोट इन द एयर कैरीड बाय एयर करंट्स, तो वो इतने लाइट होते हैं कि एयर करंट्स में जो हवा होती है उनके द्वारा वो फ्लोट हो जाते हैं, वो आइस, वो सॉरी क्रिस्टल्स जो होते हैं आइस के, या फिर वेपर्स जो होते हैं, ड्रॉप्स जो होती हैं वेपर की। विजिबल मासेस ऑफ फ्लोटिंग वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल्स आर कॉल्ड क्लाउड्स। तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल्स जो हैं फ्लोट करती हैं, जो हमें दिखती हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्लाउड्स। मूविंग ड्रॉपलेट्स और क्रिस्टल बम्प इनटू ईच अदर एंड स्टिक टुगेदर टू फॉर्म लार्जर ड्रॉपलेट्स और क्रिस्टल्स। जो ये मूविंग ड्रॉपलेट्स हैं, मूविंग क्रिस्टल्स हैं, वो आपस में बम्प करते हैं, यानी कि चिपक जाते हैं एक दूसरे से, और लार्जर ड्रॉपलेट्स और क्रिस्टल्स बनाते हैं। इस तरीके से क्या होता है, दे ग्रो इन साइज, वो साइज उनका बढ़ता रहता है, अंटिल दे आर टू हैवी टू फ्लोट। कब तक बढ़ता रहता है, जब तक वो इतने हैवी नहीं हो जाते कि वो फ्लोट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। एक लिमिट होती है ना जैसे, तो अगर उनकी वो लिमिट क्रॉस हो जाती है तब तक वो बढ़ते रहते हैं साइज में। अब वो बहुत भारी हो गए, फ्लोट नहीं कर पा रहे, देन दे फॉल एज रेन और स्नो, उसके बाद वो रेन या स्नो की फॉर्म में बरस पड़ते हैं। स्नो कब बनेगी, अगर क्रिस्टल्स बन जाते हैं आइस के, जब टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं, ठीक है, तो स्नो होगी, नहीं तो रेन हो जाएगी। फॉलिंग ऑफ कंडेंस्ड वाटर वेपर इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। ये जो कंडेंस्ड वाटर वेपर का गिरना होता है उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, ठीक है। कंडेंस्ड वाटर वेपर कौन से हो गए आपके, ये रेन, क्लाउड्स, हेल, ये सभी, ठीक है। हेल मीन्स ओले। अब मीजरिंग प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन को आप मीज़र कैसे कर सकते हो। अमाउंट ऑफ रेनफॉल एट अ प्लेस ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड इज मीजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ रेन गॉज। जो किसी भी पर्टिकुलर प्लेस में पर्टिकुलर पीरियड पर जो रेनफॉल का अमाउंट है उसे हम मीज़र करते हैं रेन गॉज की हेल्प से। रेन गॉज कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर, रेन गॉज में एक सिलेंडर होता है फिटेड विद अ कलेक्टिंग वेसल एट द बॉटम, जिसके बॉटम में एक कलेक्टिंग वेसल होता है, ठीक है। रेन गॉज में क्या होता है, एक सिलेंडर होता है, उसमें एक कलेक्टिंग वेसल उसके बॉटम में होता है, और फनल पे उसके टॉप पर होता है फनल, ठीक है। क्या, रेन गॉज में एक सिलेंडर होता है, उसके बॉटम में होता है आपका एक कलेक्टिंग फनल वेसल सॉरी, और टॉप पर होता है एक फनल। रेन फॉल्स इनटू द फनल, रेन जो है फनल में गिरती है, एंड गेट्स कलेक्टेड इन द वेसल बिलो, और उसके नीचे जो वेसल होता है उसमें इकट्ठी हो जाती है वो रेन। एट द एंड ऑफ द डे और पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच द रेनफॉल इज बीइंग मेजर्ड, अब जैसे दिन ख़त्म होता है या फिर वो टाइम पीरियड ख़त्म होता है जिसके लिए रेनफॉल को मीज़र करना था, जिस टाइम पीरियड के लिए, रेन वाटर कलेक्टेड इन द वेसल इज पोर्ड इनटू अ मीजरिंग जार टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ठीक है। वो टाइम पीरियड ख़त्म हुआ, वाटर कलेक्ट हो गया उस वेसल में, तो वो जो रेन वाटर कलेक्ट हुआ है उसे हम मीजरिंग जार में डाल देते हैं, मीजरिंग जार में जिसमें आपकी ग्रेजुएशंस होती हैं यानी कि मार्किंग्स होती हैं, उसमें डाल दिया अमाउंट ऑफ रेनफॉल मीज़र करने के लिए। टू मीजर स्नोफॉल, स्नोफॉल मीज़र करने के लिए स्नो को यूजुअली कलेक्ट किया जाता है रेन की तरह, ठीक है, जैसे रेन कलेक्ट करते हैं ऐसे ही रेन इसे कलेक्ट किया जाता है।
स्नो को मेल्ट किया जाता है क्योंकि लिक्विड बन जाएगा, उसके बाद फिर से उसे मेजरिंग सिलेंडर में डाल देते हैं, तो स्नोफॉल भी हम मेजर इसी तरीके से करते हैं। रेन गॉज इज केप्ट इन एन ओपन लेवल स्पेस अवे फ्रॉम ट्रीज एंड बिल्डिंग्स। रेन गॉज को एक ओपन एरिया में रखा जाता है, ठीक है, ट्रीज और बिल्डिंग से अवे रखा जाता है, थोड़ा दूर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? दिस प्रिवेंट्स रेन वाटर कलेक्टेड ऑन द ट्रीज एंड बिल्डिंग्स फ्रॉम फॉलिंग इनटू द रेन गॉज। इससे क्या होगा, जो रेन वाटर आपका ट्रीज पर या बिल्डिंग्स में इकट्ठा हो जाता है ना, कलेक्ट हो जाता है, वो रेन गॉज में नहीं गिरेगा। जो नेचुरल रेन वाटर आ रहा है वही गिरेगा ओनली, ठीक है। इसलिए उन्हें ओपन एरिया में रखा जाता है और ट्रीज बिल्डिंग से दूर रखा जाता है। रेनफॉल इज यूजुअली मेजर्ड इन मिलीमीटर्स। रेनफॉल का जो मेजर किया जाता है यूजुअली मिलीमीटर्स में मेजर करी जाती हैं। एनुअल रेनफॉल इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर्स। अगर हम एनुअल रेनफॉल की बात कर रहे हैं तो सेंटीमीटर्स में मेजर करते हैं। सपोज करो वेदर रिपोर्ट इन अ न्यूज़पेपर में वेदर रिपोर्ट आ रही है और उसमें बोल रहा है 15 मिलीमीटर्स ऑफ रेनफॉल। 15 मिलीमीटर की जो रेनफॉल है एक टाउन में हुई एक पर्टिकुलर डे में, ठीक है। इसका मीनिंग हो गया, इफ रेन फॉलिंग इन दैट टाउन ऑन दैट डे वर अलाउड टू कलेक्ट ओवर अ प्लेन सरफेस, द लेवल ऑफ रेन वाटर ओवर दैट सरफेस वुड बी 15 मिलीमीटर्स हाई। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि अगर बारिश हो रही है उस एरिया में उस दिन, ठीक है, और उस बारिश को एक प्लेन सरफेस पर कलेक्ट किया जाता है, तो वाटर का जो लेवल है उस सरफेस पर वो 15 मिलीमीटर हाई हो। समझ में आया? अब देखिए आपको ये रेन गॉज दिखाया हुआ है यहाँ पर, ये आपका रेन गॉज है पूरा, ठीक है। ये आपका सिलेंडर हो गया, यहाँ पर ये कलेक्टिंग वेसल होता है, ठीक है, और ये आपकी फनल हो गई। बारिश हो रही है, ये सारा वाटर इसमें आया, इकट्ठा हो गया, जिस टाइम पीरियड के लिए आपको मेज़र करना था उसका रेन वाटर आ गया। फिर उस रेन वाटर को आपको इस मीजरिंग जार में डालना होता है। यहाँ पर मार्किंग्स देख रहे हैं ना, तो एक मार्किंग्स तक आ गया, मान लीजिए यहाँ तक भर गया, तो ये 7 सेंटीमीटर तक रेटिंग्स आ गई आपकी। इस तरीके से कर सकते हैं और ऐसे ही स्नो का करते हैं, ठीक है। बट आपको बताया भी ओपन एरिया में रखना होता है और ट्रीज और बिल्डिंग से दूर रखना होता है इस रेन गॉज को, ठीक है। अब बात आती है मीन एनुअल रेनफॉल। अगर आपको निकालना है तो हमने पर्टिकुलर डे का निकाला, मीन एनुअल रेनफॉल कैसे निकालेंगे? मंथली रेनफॉल फिगर फॉर एनी मंथ कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग द डेली रेनफॉल फिगर्स फॉर द होल मंथ। मंथली निकालना है तो मान लीजिए 31 डेज हो गए, ठीक है, तो हर एक दिन का आपको रेनफॉल पूरे महीने का क्या करना होगा, नोट डाउन करना होगा, फिर उन सबको ऐड कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो मंथली रेनफॉल आ जाएगा। एनुअल रेनफॉल फाइंड आउट करना है तो मंथली जो रेनफॉल फिगर्स हैं पूरे मई साल के, उन्हें ऐड कर दीजिए। मीन एनुअल रेनफॉल इज द एवरेज ऑफ एनुअल रेनफॉल फिगर्स ओवर अ पीरियड ऑफ 35 ईयर्स। मीन एनुअल रेनफॉल की बात अगर हम करें, ये तो मंथली रेनफॉल और एनुअल रेनफॉल की बात हो गई, बट अगर हम मीन एनुअल रेनफॉल की बात करें तो वो एवरेज होता है एनुअल रेनफॉल फिगर्स का अबाउट 35 ईयर्स का, ठीक है, तो उसे हम मीन एनुअल रेनफॉल बोलते हैं। आई होप आपको ये प्रेसिपिटेशन में रेनफॉल वगैरह इन सभी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। आगे हम बढ़ते हैं आइसोहाइट्स। ये क्या होता है आइसोहाइट्स? आइसोहाइट इज एक लाइन ड्रॉन ऑन अ मैप टू जॉइन प्लेसेस दैट हैव द सेम मीन एनुअल रेनफॉल। आइसोहाइट एक लाइन होती है जिसे मैप पर बनाया जाता है उन प्लेसेस को ज्वाइन करने के लिए जिनका सेम मीन एनुअल रेनफॉल होता है जिन जगहों का, ठीक है, तो उस लाइन को हम बोलते हैं आइसोहाइट। दे हेल्प अस मार्क आउट वेट एंड ड्राई रीजन्स ऑन मैप्स। आइसोहाइट लाइंस जब हम ड्रॉ करते हैं ना मैप पर, तो उससे हमें मैप में जो वेट और रीजन्स और ड्राई रीजन्स होते हैं ना, उन्हें हम क्या कर सकते हैं, मार्क आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा क्लाउड्स। क्या? क्लाउड्स। क्लाउड्स में क्या बोल रहा है? टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ क्लाउड्स वी ऑब्जर्व हाउ मैनी एट्स और ऑक्टाव्स ऑफ द स्काई आर कवर्ड बाय क्लाउड्स। क्या? ये एस्टिमेट करने के लिए कि कितने क्लाउड्स हैं, तो हम ये देखते हैं कितने एट्स या फिर कितने ऑक्टाज हैं स्काई में, कितने ऑक्टाज स्काई के कवर्ड हैं क्लाउड्स के द्वारा। नो ऑक्टाज, अगर कोई भी ऑक्टाज नहीं है तो इट मीन्स स्काई इज क्लाउडलेस, स्काई जो है स्काई में कोई भी क्लाउड्स नहीं है। एंड अगर 8 ऑक्टाज हैं इट मीन्स स्काई इज कम्प्लीटली ओवरकास्ट कर दिया गया है स्काई को। टू ऑब्जर्व क्लाउड कवर को ऑब्जर्व करने के लिए वी में यूज अ मिरर डिवाइडेड इनटू इक्वल साइज्ड स्क्वायर्स नंबरिंग 8 और एनी मल्टीपल ऑफ 8। क्लाउड कवर को ऑब्जर्व करने के लिए हम एक मिरर का यूज़ करते हैं, उस मिरर को हम डिवाइड करते हैं, इक्वल साइज्ड स्क्वायर्स बनाते हैं, 8 स्क्वायर्स बनेंगे वो वाले, उस मिरर में से 8 स्क्वायर्स बनाएंगे या फिर कोई भी मल्टीपल ऑफ 8, ठीक है, कोई भी इतने स्क्वायर्स हमें बनाने हैं। मिरर इज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड इन एन ओपन स्पेस वेयर इट कैन रिफ्लेक्ट द स्काई। अब वो सभी जो मिरर होते हैं उन्हें हम ग्राउंड पर रखते हैं,
ठीक है, ओपन स्पेस में जहाँ से वो स्काई को रिफ्लेक्ट कर सके। फ्रॉम नंबर ऑफ स्क्वायर्स कवर्ड बाय क्लाउड्स वी कैन वर्क आउट हाउ मैनी एड्स ऑफ द स्काईज हैव क्लाउड कवर। अब जो नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं, जितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स क्लाउड्स ने कवर किए, हम उनसे ये बता सकते हैं कि कितने एड्स ऑफ स्काईज ने कवर को क्लाउड किया है, सॉरी क्लाउड को कवर किया है। सपोज मिरर है 16 स्क्वायर्स आउट ऑफ विच 6 आर कवर्ड बाय क्लाउड्स। अब आप ये देखिए, हमने क्या बोला, आपने जो मिरर लेना है उसका 8 स्क्वायर्स काटने हैं या फिर मल्टीपल ऑफ 8 में उन्हें डिवाइड करना है। आपने मान लीजिए 16 स्क्वायर्स बनाए, उसमें से 6 ने कवर किए क्लाउड्स, 6 आर कवर्ड बाय क्लाउड्स। देन क्लाउड कवर कितना आया आपका, 6 डिवाइडेड बाय 16, 6 यानी जितने ने कवर किया डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 8, 8 बोलते हैं, ठीक है, 8 ऑक्टास तभी बनता है, ठीक है। तो आपका आंसर आया 3 ऑक्टास। टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, क्लाउड्स के भी टाइप्स होते हैं। अब क्लाउड्स आर गिवन डिफरेंट नेम्स अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स एंड हाइट्स अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से कितनी हाइट है और कितनी शेप है, उसके बेसिस पर क्लाउड्स को डिफरेंट डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं। क्लाउड्स हाउएवर मे नॉट रिटेन देयर शेप्स फॉर लॉन्ग। क्लाउड्स जो है उसी शेप में बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रह सकते। दे में चेंज फ्रॉम वन टाइप टू अनदर। उनकी शेप जो है एक टाइप से दूसरी टाइप में चेंज होती रहती है। तो पहले टाइप है सिरस। दीज क्लाउड्स आर विस्पी और फेदर इन अपीयरेंस, दिखने में फेदर जैसे लगते हैं, ठीक है। दीज आर हाई क्लाउड्स फाउंड मोर देन 6 किलोमीटर अबव द ग्राउंड। ये हाई क्लाउड्स होते हैं जो ग्राउंड से 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। बिकॉज ऑफ द लो टेम्परेचर्स एट सच हाइट्स, ऐसी हाइट्स पर 6 किलोमीटर की जो हाइट्स होती है ना, इस पर टेम्परेचर लो रहता है। तो दीज क्लाउड्स कंसिस्ट मेनली ऑफ आइस क्रिस्टल्स, इसलिए इन क्लाउड्स में मेनली आइस क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। कौन से क्लाउड्स में, सिरस क्लाउड्स में। सिरोक्यूमुलस एंड सिरोस्ट्रेटस आर ऑल्सो टाइप्स ऑफ सिरस क्लाउड्स। सिरस क्लाउड्स के भी दो और टाइप्स होते हैं, सिरोक्यूमुलस एंड सिरोस्ट्रेटस, ये दोनों टाइप्स हैं सिरस क्लाउड्स के, ठीक है। अब नीचे यहाँ पर आपको एक वर्ल्ड मैप दिया हुआ है जिसमें आइसोहाइट्स शो करे हुए हैं, ठीक है, ये आइसोहाइट्स हैं। वेवी ब्लैक लाइंस जो हैं ये आइसोहाइट्स हैं जो उन प्लेसेस को ज्वाइन कर रहे हैं जिनका इक्वल एनुअल रेनफॉल था एक पर्टिकुलर ईयर में, ओके। देखिए ये दिखा रखा है ना आपको, मिरर यूज टू एस्टिमेट क्लाउड कवर। क्लाउड कवर को एस्टिमेट करने के लिए, मेजर करने के लिए मिरर का यूज़ दिखाया हुआ है। देख रहे हैं ना आप, कितने ये इतने क्लाउड्स ने कवर किया, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 ने कवर किया, ये बोला था ना आपसे, तो हमने ऐसे कैलकुलेट किया था। आपको पीसेज में कट नहीं करना है, बस मार्किंग्स करनी है, ओके। ये शोइंग क्लाउड कवर, क्लाउड कवर का मीनिंग बताया हुआ है। अगर एक ने 1 ऑक्टा, 2 ऑक्टा, 3 ऑक्टास, 4 ऑक्टास, 5 ऑक्टास, 6 ऑक्टास, 7 ऑक्टास एंड 8 ऑक्टास ओवरकास्ट, ये क्लाउड कवर दिखाया हुआ है आपको। दूसरा क्लाउड का टाइप है स्ट्रेटस। स्ट्रेटस क्लाउड्स होते हैं फ्लैट क्लाउड्स होते हैं विच स्प्रेड लाइक शीट्स ओवर वाइड एरियाज, जो बड़े बड़े एरिया में शीट्स के जैसे फैले हुए होते हैं। दीज क्लाउड्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू देयर हाइट्स। इनको जो नाम दिया जाता है उनकी हाइट्स के अकॉर्डिंग दिया जाता है। लो वंस जो होते हैं, जो ग्राउंड से 3 किलोमीटर के बीच में होते हैं, उन्हें बोलते हैं स्ट्रेटस क्लाउड्स। निम्बो स्ट्रेटस इफ दे आर रेन क्लाउड्स, अगर बारिश वाले होते हैं उन्हें बोलते हैं निम्बो स्ट्रेटस। निम्बस एक जनरल नेम होता है क्लाउड्स का, किसका, क्लाउड्स का, दैट कॉज प्रेसिपिटेशन। निम्बो स्ट्रेटस जो क्लाउड्स होते हैं वो प्रेसिपिटेशन करते हैं, ओके, इसलिए हम इन्हें रेन क्लाउड्स भी बोलते हैं। स्ट्रेटस क्लाउड्स जो मीडियम एल्टीट्यूड्स पर होते हैं, मीडियम हाइट पर होते हैं, यानी कि 3 से 6 किलोमीटर के बीच में होते हैं, उन्हें हम एल्टो स्ट्रेटस बोलते हैं। एंड दोज एट हाइट ऑफ 6 किलोमीटर, ठीक है, जो ग्राउंड से 6 किलोमीटर की हाइट पर होते हैं हम बोलते हैं सिरोस्ट्रेटस, ठीक है। एंड नेक्स्ट टाइप है क्लाउड्स का क्यूमुलस। क्यूमुलस क्लाउड्स कंसिस्ट ऑफ पफी राउंड मासेज ऑफ क्लाउड, ठीक है। पफी मासेज जो होते हैं ना, राउंड राउंड गोल गोल से जो बादल होते हैं, जिनका फ्लैट बेसिस से जो बनते हैं, ठीक है, फ्लैट वाले जो क्लाउड्स होते हैं उनसे बनते हैं, राउंड राउंड से पफी पफी से बनते हैं, फूले फूले से, उन्हें बोलते हैं क्यूमुलस क्लाउड्स। दीज क्लाउड्स रिजेंबल्स कॉलीफ्लावर्स। ये कॉलीफ्लावर्स होते हैं ना, फूल गोभी, उसके जैसे लगते हैं। एट लेस देन 3 किलोमीटर अबव द ग्राउंड दे आर कॉल्ड क्यूमुलस क्लाउड्स। 3 किलोमीटर से भी कम की जो डिस्टेंस होती है ना, वहाँ पर ये वाले क्लाउड्स पाए जाते हैं, इन्हें हम बोलते हैं क्यूमुलस क्लाउड्स, ठीक है। 3 और 6 किलोमीटर के बीच में अगर पाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं एल्टो क्यूमुलस, और 6 से अगर ऊपर पाए जाते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं सिरो क्यूमुलस, ठीक है। सम क्यूमुलस क्लाउड्स आर वेरी टॉल। कुछ क्यूमुलस क्लाउड्स होते हैं जो बहुत टॉल होते हैं, ठीक है, राइजिंग फ्रॉम अबाउट 500 मीटर टू मोर देन 10 किलोमीटर अबव द ग्राउंड। कुछ क्यूमुलस क्लाउड्स बहुत टॉल होते हैं जो 500 मीटर से 10 किलोमीटर तक पहुंच जाते हैं। दीज क्लाउड्स आर कॉल्ड क्यूमुलो निम्बस, क्या क्यूमुलोनिम्बस,
इन क्लाउड्स को हम बोलते हैं क्यूमुलोनिम्बस। क्या? क्यूमुलोनिम्बस। दे ऑफन ब्रिंग थंडरस्टॉर्म्स। ये वाले जो क्लाउड होते हैं कौन से? क्यूमुलोनिम्बस। ये थंडरस्टॉर्म्स लाते हैं, ठीक है, तूफान यानी बिजली कड़कना। तो हमारा क्लाउड्स का टाइप भी कंप्लीट हो गया। अब आता है मीटेरोलॉजी। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मीटेरोलॉजी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेदर कंडीशंस। वेदर कंडीशंस की जो हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं उसे हम मीटेरोलॉजी बोलते हैं, और वो साइंटिस्ट जो वेदर के बारे में पढ़ते हैं उन्हें हम मीटेरोलॉजिस्ट बोलते हैं। मीटेरोलॉजी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड ऑफ स्टडी बिकॉज द वेदर अफेक्ट आवर लाइव्स इन मैनी वेज। मीटेरोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड है स्टडी का, क्योंकि वेदर जो है हमें हमारी लाइफ पर बहुत तरीके से इफेक्ट डालता है। वेदर फॉरकास्ट से क्या होता है? इट हेल्प फार्मर्स प्लान देयर फार्मिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। अगर मौसम की भविष्यवाणी हमें पता पड़ जाती है तो फार्मर्स जो हैं वो अपनी फार्मिंग एक्टिविटीज़ को प्लान कर सकते हैं कि अब हमें ये करना है या नहीं करना है। एडवांस वार्निंग मिल जाती है कि स्टॉर्म्स आने वाले हैं, फ्लड्स आने वाले हैं। इससे हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बचाई जा सकती है। दैट इज़ वाई मेट्रोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड ले सो मच स्ट्रेस ऑन कलेक्टिंग वेदर डेटा थ्रू आउट द ईयर। इसीलिए जो पूरे मेट्रोलॉजिस्ट हैं पूरे वर्ल्ड में, वो इतना ज़ोर डालते हैं कि वो पूरे साल वेदर डेटा कलेक्ट करते रहते हैं ताकि लोगों को आने वाले तूफान से या किसी भी परेशानी से बचाया जा सके। सच डेटा आर कलेक्टेड कंटिन्यूसली एट वेदर स्टेशंस। ऐसा डेटा जो है वो वेदर स्टेशंस पर कंटिन्यूसली कलेक्ट करता रहते हैं लोग मीन्स मेट्रोलॉजिस्ट जो होते हैं। शिप्स, बलून्स एंड सैटेलाइट्स ऑल्सो कलेक्ट सच डेटा। जो शिप्स, बलून्स और सैटेलाइट्स होते हैं वो भी इस टाइप के डेटा को कलेक्ट करने में हेल्प करते हैं उनकी। दीज डेटाज आर पुट टुगेदर। इन सभी डेटा को एक साथ रखा जाता है यूजुअली विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स की हेल्प से रखा जाता है एंड यूज टू मेक वेदर फॉरकास्ट, और वेदर फॉरकास्ट की जाती है। सम सैटेलाइट्स हैव बीन लॉन्च चीफली फॉर द पर्पज ऑफ फॉरकास्टिंग वेदर। वेदर फॉरकास्ट करने के लिए कुछ सैटेलाइट्स भी लॉन्च करी गई हैं। मेनली इंडिया ने इनसैट सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स लॉन्च करी है वेदर फॉरकास्टिंग के लिए, टेलीकम्युनिकेशन के लिए, ब्रॉडकास्टिंग के लिए, ठीक है। वेदर इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे कुड अफेक्ट द वेदर इन अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड अ फ्यू डेज लेट। एक पर्टिकुलर डे में वर्ल्ड के एक पार्ट का जो वेदर है वो कुछ दिन बाद वर्ल्ड के दूसरे पार्ट पर अफेक्ट डाल सकता है। इसीलिए टू फॉरकास्ट वेदर एक्यूरेटली वेदर को फॉरकास्ट करने के लिए मेट्रोलॉजिस्ट को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वेदर कंडीशंस की पूरे वर्ल्ड की, ठीक है। पूरे वर्ल्ड की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है उन्हें। वेदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेदर स्टेशन एट डिफरेंट प्लेसेज सेंट अराउंड द वर्ल्ड एट ग्रेट स्पीड विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स, कंप्यूटर्स, रेडियो एंड केबल। वेदर इन्फॉर्मेशन जो होती है वेदर स्टेशन से हर अलग अलग जगह पर भेजी जाती है पूरे वर्ल्ड में, बहुत तेज़ स्पीड से भेजी जाती है सैटेलाइट्स, कंप्यूटर्स, रेडियो और केबल की हेल्प से। मेट्रोलॉजिस्ट इन एनी कंट्री कैन यूज़ दिस इन्फॉर्मेशन टू फॉरकास्ट देयर लोकल वेदर की फॉरकास्टिंग के लिए किसी भी कंट्री में जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं वो इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर सकते हैं। मैनी न्यूज़पेपर्स एंड रेडियो एंड टेलीविजन स्टेशंस कैन कैरी वेदर फॉरकास्ट और रिपोर्ट्स। बहुत सारे जो न्यूज़पेपर, रेडियो और टेलीविज़न स्टेशंस होते हैं वो वेदर फॉरकास्ट को कैरी करते हैं, ले जाते हैं और रिपोर्ट्स बनाते हैं। दीज प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेदर कंडीशंस एक्सपेक्टेड ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज। और फॉरकास्ट करने से क्या होता है, वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि अगले कुछ दिनों के लिए ऐसा वेदर रहेगा। बोलते हैं ना अगले कुछ दिन बारिश का मौसम रहेगा, बारिश होगी, पक्का नहीं बोलते, बोलते हैं बारिश हो सकती है, संभावना है, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये सभी काम होते हैं मेट्रोलॉजिस्ट के, ठीक है। ये है आपकी आर्टिफिशियल सैटेलाइट इनसैट 1B बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर लॉन्चिंग के लिए प्रिपेयर करी जा रही है। यहाँ पर ये आपको दिखाया हुआ है, ठीक है गाइस। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइजेस कवर करेंगे, उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन आंसर्स कवर कर लेंगे, जिसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। वीडियो को देख के ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।